Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you in this class of linear algebra. In last video we have discussed linear span and linear combination of vectors of a vector space. Also we have proved a theorem in which we proved that if S is a non-empty subset of a vector space V over F, then linear span of S यानी LS is the smallest सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, यानी S को अंतर्विष्ट करने वाले जितने भी सबस्पेस हो सकते हैं उनमें से ही LS भी एक होता है, यानी LS S को अंतर्विष्ट करने वाला एक सबस्पेस होता है और S को अंतर्विष्ट करने वाले अगर और भी सबस्पेसेस हैं तो उनमें LS सबसे छोटा होता है। तो ये थ्योरम हमने लास्ट वीडियो में प्रूव की थी। आज भी हम एक थ्योरम ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन, और डेफिनेशन है लीनियर सम की। लीनियर सम या रैखिक योग किनका होता है? किसी वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेसेस का होता है लीनियर सम। तो लीनियर सम क्या होता है? S अगर सबस्पेस है और T भी सबस्पेस है किसी सेम वेक्टर स्पेस V ओवर F का, देन इन दोनों सबस्पेसेस का लीनियर सम डिनोट तो ऐसे किया जाता है S प्लस टी, रैखिक योग उसको हम S प्लस टी कहते हैं। और ये क्या समुच्चय होता है? ये होता है S के हर अवयव और T के हर अवयव को योग कर करके जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उनका सेट। यानी S प्लस टी की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इसमें x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू फर्स्ट सबस्पेस S एंड y बिलोंग्स टू सबस्पेस T। तो ये S प्लस टी की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर ये जो प्लस है सदिश योग है, लेकिन ये जो प्लस है ये केवल सिंबल है। दो उपसमष्टियों के रैखिक योग को सिंबल ये दे दिया गया है S प्लस टी। इसका मतलब ये सीधा नहीं है कि S में T जोड़ा जा रहा है, ये सिंबल है रैखिक योग का। ये भी एक सेट है, जैसे S एक सेट है, T एक सेट है, ऐसे ही S प्लस टी भी एक सेट है। तो ये एक सेट, उस सेट को नाम दे दिया है जो S के अवयवों और T के अवयवों के योग से बने अवयवों का समुच्चय बनता है। समझने के लिए हम छोटा एग्जांपल ले लें। वैसे सब स्पेसेस में नॉर्मली इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, मगर हम S प्लस टी का कंसेप्ट समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल ले लें। मान लो कि S में दो ही वेक्टर्स थे, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और T में मान लो तीन वेक्टर्स थे, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तब S प्लस टी क्या बनेगा? S के हर एलिमेंट और T के हर एलिमेंट के योग से बनने वाले वेक्टर्स का सेट हो जाएगा ये। जैसे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 3, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 3। तो अगर इसमें दो एलिमेंट थे, इसमें तीन थे, तो इसमें 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अब वो हो सकता है कि इन वेक्टर्स में कोई दो समान हो तो फिर वो दो बार नहीं लिखा जाएगा, फिर कम रह जाएंगे। बहरहाल
एस प्लस टी कैसे बनता है, एस के हर अवयव और टी के हर अवयव का योग करें तो योग करने से जो वेक्टर बनेंगे उनका सेट होता है एस प्लस टी। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और डिटेल में या और दूसरे तरीके से इस पॉइंट को समझें तो ऐसे है कि अगर कोई भी एलिमेंट x एस में है और कोई भी एलिमेंट y टी में है, देन वी कैन से इन दोनों वेक्टर्स का योग x प्लस वाई एस प्लस टी का अवयव कहलाएगा। जो एस प्लस टी सेट है रैखिक योग उसका अवयव कहलाएगा। एंड कन्वर्सली अगर कोई एलिमेंट u एस प्लस टी में है, अगर हमें ये पता है कि u एस प्लस टी में है, तो हम u को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जाहिर है कि u जब s प्लस टी का अवयव है तो s के किसी एक अवयव और t के किसी एक अवयव के योग से बना होगा, तभी s प्लस टी का अवयव है। तो u कैन बी रिटन एज x प्लस वाई, वेयर x विल बी ए वेक्टर ऑफ s एंड y विल बी ए वेक्टर ऑफ t। तो दोनों तरह से अगर एक s में है एक t में है तो उनका योग s प्लस टी में होगा, और अगर कोई वेक्टर s प्लस टी में है तो वो एक s के अवयव और एक t के अवयव के योग से बना होगा, यानी उसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये दो वेक्टर सबस्पेसेस के लीनियर सम का कंसेप्ट है कि उनका रैखिक योग कैसा होता है। इसमें यह ध्यान दें कि यहाँ s और t सबसेट नहीं है, मात्र सबसेट नहीं है, ये सब स्पेस हैं, यानी कि हम योग जो करेंगे वो सब स्पेसेस का ही करेंगे, सबसेट का नहीं करेंगे। अब हम थ्योरम पर आते हैं। पहले ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसी को एक बार सिस्टमेटिक अगर हम लिखें तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, यानी रैखिक योग दो उपसमष्टियों का। S एवं T किसी सदिश समष्टि V ओवर F की उपसमष्टियां हों तब इनका रैखिक योग S प्लस टी निम्न प्रकार परिभाषित समुच्चय होता है। दैट इज इफ S and T are subspaces of a vector space V over F, then linear sum of S and T, that is S plus T, is a set defined like this। और S प्लस टी की परिभाषा जो भी हमने समझी वो होगी कि इसमें x प्लस वाई टाइप के वेक्टर्स होंगे जहाँ x s का और y t का हो। तो ये तो हो गया लीनियर सम का कंसेप्ट। दो उपसमष्टियों के योग से एक नया उपसमष्टि बन जाता है, एक नया सेट बन जाता है। फिलहाल हम इस s प्लस टी को सेट ही बोल रहे हैं, हालांकि इस अगली ही थ्योरम में हम ये भी प्रूव करने जा रहे हैं कि ये जो s प्लस टी है ये खुद भी सब स्पेस होता है। तो यही अगली थ्योरम का स्टेटमेंट है। यदि s एवं t किसी सदिश समष्टि v ओवर f की उपसमष्टियां हैं, इफ s एंड t आर सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस v ओवर f, देन इनका रैखिक योग यानी s प्लस टी भी v ओवर f की उपसमष्टि होता है। दैट इज लीनियर सम इज ऑलवेज ए सब स्पेस। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेज इज ऑलवेज ए सब स्पेस। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके प्रूफ पर आए। यहाँ पर पहले प्रूफ में जो गिवन है वो लिख दिया कि v वेक्टर स्पेस है, f उसका फील्ड है और s और t क्या हैं, v ओवर f की उपसमष्टियाँ, सब स्पेस, मात्र सबसेट नहीं सब स्पेस हैं। तब इनका रैखिक योग क्या होता है वो अभी डिफाइन किया था, थ्योरम के प्रूफ में भी उसको अगेन डिफाइन कर दिया कि s प्लस टी जो सेट है उसका ये मतलब है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये s प्लस टी भी v का सब स्पेस होगा। s और t तो सब स्पेस हैं ही, ये s प्लस टी जो नया सेट बना ये भी सब स्पेस होगा। और इसे सब स्पेस प्रूव करने के लिए वही तीन बातें प्रूव करनी है। पहले ये कि ये s प्लस टी v का सबसेट हो जाए, दूसरा ये s प्लस टी एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाए, और तीसरा दो वेक्टर्स s प्लस टी के लें और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी s प्लस टी का अवयव आ जाए। तो वही तीन बातें जो सब स्पेस प्रूव करने के लिए होती हैं वो हम इस सेट के लिए प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि ये सबसेट कैसे है v का, क्योंकि s प्लस टी में x प्लस वाई प्रकार के अवयव होते हैं।
तो यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि इस प्रकार का हर अवयव तो v का भी होता है। जैसे x अगर s का है और y t का है तो x एंड y दोनों v के होंगे। यह हमें पता ही है कि v मेन वेक्टर स्पेस है और s और t उसके दो सब स्पेस हैं। s और t v के दो सब स्पेस हैं। तो जो s का है और जो t का है वो दोनों v के होंगे। x s में और y t में है तो दोनों v में होंगे, और दोनों v में होंगे तो दोनों का योग भी v में होगा, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर्स का योग होता है। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ पे कि जिस प्रकार के अवयव इस समुच्चय में हैं s प्लस t समुच्चय में, उस प्रकार का हर अवयव v में होगा। इसका मतलब हुआ कि s प्लस t के सारे एलिमेंट्स v में मौजूद हैं और इसलिए s प्लस t इज ए सबसेट ऑफ v। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, सबसेट। उसके बाद नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए जो v का जीरो वेक्टर है उसको हम जीरो बार द्वारा डिनोट कर दें। तो जो मेन वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर होता है वो उसके हर सब स्पेस में मौजूद होता है, इसलिए जीरो वेक्टर s में भी मौजूद होगा और जीरो वेक्टर t में भी होगा, क्योंकि s और t दोनों सब स्पेस हैं। अब ये s का वेक्टर है और ये t का वेक्टर है, तो इन दोनों का योग s प्लस t का वेक्टर कहलाएगा। यही परिभाषा है s प्लस t की, कि एक s का कोई भी अवयव और एक t का कोई भी अवयव जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो s प्लस t का अवयव कहलाएगा। तो 0 बार s का अवयव और 0 बार t का अवयव, तो दोनों को जोड़ा तो s प्लस t का अवयव आएगा। लेकिन जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर ही होता है, इसलिए सिद्ध हो गया कि जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू s प्लस t, क्योंकि जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। तो s प्लस t में एटलीस्ट जीरो वेक्टर तो मौजूद होगा ही, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं है। ये हो गया सेकंड पॉइंट प्रूव। तो s प्लस टी v का सबसेट हो गया और s प्लस टी नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला गुणधर्म प्रूव करने के लिए दो तो स्वेच्छ स्केलर ले लिए आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, और दो s प्लस टी के वेक्टर्स ले लिए u एंड v। तो हम सिद्ध करेंगे कि जो इन दोनों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा au प्लस bv, वो भी s प्लस टी में होगा। तो पहले u s प्लस टी का है, इससे हमें क्या पता लगा? अगर u s प्लस टी का है तो स्पष्ट है कि u s के कोई एक अवयव और t के कोई एक अवयव के योग से बना होगा। तो वो अवयव हमने मान लिए x1 और y1। x1 s का अवयव मान लिया और y1 t का अवयव मान लिया, ताकि x1 और y1 के योग से बना होगा u, क्योंकि वो s प्लस टी का अवयव है। सिमिलरली v भी s प्लस टी का अवयव है, तो v भी s के कोई एक अवयव और t के कोई एक अवयव के योग से बना होगा। तो वो अवयव हमने मान लिए x2 और y2। तो v बराबर x2 प्लस y2, यानी जब भी कोई एलिमेंट s प्लस टी का होगा तो उसको हम तुरंत लिख सकते हैं कि वो दो अवयवों के योग से बना होगा, और वो दो अवयव, पहला अवयव पहले सेट का, पहले सब स्पेस का, और दूसरा अवयव दूसरे सब स्पेस का होगा। तो जब u और v दो s प्लस टी के अवयव हैं तो दो अवयव x1 एंड x2 s में और दो y1 एंड y2 t में ऐसे ज़रूर विद्यमान होंगे कि u बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस y1 एंड v बराबर हो जाएगा x2 प्लस y2, क्योंकि ये s प्लस टी का अवयव है u, और इसी तरह से v। अब u और v की वैल्यूज़ इस टाइप में व्यक्त हो गई। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएं। ये जो दो वेक्टर हमने लिए थे u और v s प्लस टी के और दो स्केलर, इनसे कॉम्बिनेशन बनेगा au प्लस bv। तो au प्लस bv को सॉल्व करने के लिए u की वैल्यू रख दी x1 प्लस y1 और v की वैल्यू रख दी x2 प्लस y2। स्केलर a को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ax1 प्लस ay1 आ गया, b अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये चार वेक्टर्स आ गए। वेक्टर्स का योग क्रमणे में होता है, थर्ड को पहले लिख दें, सेकंड को बाद में लिख दें। तो ax1 और bx2 एक साथ ले लिए और ay1 और by2 एक साथ ले लिए, ये au प्लस bv की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है
इसमें हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ax1 प्लस bx2 है, ये क्या कहा जा सकता है, ये है S का एक एलिमेंट। S का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि x1 और x2 दोनों S के थे और S सब स्पेस है, तो सब स्पेस के दो अवयवों का कॉम्बिनेशन उसी सब स्पेस में होता है। इसी प्रकार y1 और y2 T के एलिमेंट्स थे, तो y1 और y2 का कोई भी कॉम्बिनेशन ay1 प्लस by2 वो T में होगा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है S का एक वेक्टर, और इसे कह सकते हैं हम T का एक वेक्टर। तो ये पूरा जो वेक्टर है वो किस रूप में व्यक्त है, एक S का वेक्टर प्लस एक T का वेक्टर, और इसलिए ये टर्म S प्लस टी में होगी। दिस होल बिलोंग्स टू S प्लस टी। तो AU प्लस BV का ये मान आया और ये मान S प्लस टी का होगा, क्योंकि ये S का है पूरा और ये पूरा T का है। तो तीसरी बात ये सिद्ध हो गई कि S प्लस टी के दो वेक्टर ले लें और दो स्वेच स्केलर लेकर उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी S प्लस टी में आ जाता है। अतः रैखिक योग S प्लस टी V ओवर F की उप समष्टि है, इज ए सब स्पेस। तो जब हमने डिफाइन किया था लीनियर सम, तब तो हमने कहा था कि लीनियर सम S प्लस टी इस प्रकार डिफाइंड एक सेट होता है, लेकिन अब प्रूव हो गया कि वो मात्र सेट नहीं होता, वो सब स्पेस होता है। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई। इसके बाद लीनियर सम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हम इसमें कवर कर लें। तो उसके लिए एक पॉइंट तो ये है कि ये जो S प्लस टी अभी हमने सब स्पेस प्रूव किया है, ये S का सुपरसेट होता है और T का भी सुपरसेट होता है, यानी S और T दोनों S प्लस टी के सबसेट होते हैं। ये एक पॉइंट हम, इसका सिंपल सा प्रूफ है, तो वो प्रूफ भी कर दिया है। प्रूफ कैसे होगा? संदर्भ वही है, यहाँ पर V वेक्टर स्पेस है, F उसका फील्ड है और S और T उसके सब स्पेस हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि S प्लस टी सब स्पेस है। अब S इज ए सबसेट ऑफ S प्लस टी कैसे प्रूव करेंगे? S एवं T किसी सदिश समष्टि V और F की उप समष्टियाँ हैं। अब जीरो वेक्टर S में होता है क्योंकि सब स्पेस है, ये जीरो वेक्टर T में भी होता है क्योंकि T भी सब स्पेस है। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं S इज ए सबसेट ऑफ T, और हम जानते हैं कि सबसेट प्रूव करने का हम हमेशा एक ही तरीका काम में लेते हैं, जिसे सबसेट प्रूव करना है उसका एक स्वेच्छ अवयव मान लेते हैं, और वो जो इसका अवयव माना था सिद्ध कर देते हैं कि वो इसका भी होगा, तो सिद्ध हो जाता है कि ये सबसेट है इसका। तो ये बात प्रूव करने के लिए S का एक स्वेच्छ अवयव X ले लिया। X इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर ऑफ S। अब X तो S का है और जीरो बार को हम T का कह सकते हैं क्योंकि जीरो बार T में है। तो ये दो वेक्टर्स का योग हो गया जिसमें से पहला S का है और दूसरा T का है, तो ये योग कहलाएगा S प्लस टी में, S प्लस टी की परिभाषा अनुसार, क्योंकि जीरो वेक्टर को T का वेक्टर मान के चलें। तो X S का और ये T का, तो दोनों का योग S प्लस टी का, परंतु X प्लस जीरो वेक्टर X ही होता है। तो क्या सिद्ध हो गया कि X बिलोंग्स टू S प्लस टी, यानी जो X S का एलिमेंट माना था वो S प्लस टी का एलिमेंट सिद्ध हो गया। इसका मतलब S के सभी अवयव S प्लस टी में होंगे, और इससे प्रूव हो गया कि S इज ए सबसेट ऑफ S प्लस टी। इससे क्या प्रूव हुआ उसको मैं दोबारा लिख दूं, यहाँ ये वाला पॉइंट सही नहीं लिखा हुआ। यहाँ से सिद्ध हो गया कि S इज ए सबसेट ऑफ S प्लस टी, क्योंकि जो एलिमेंट S में माना वो S प्लस टी में सिद्ध हो गया। सिमिलरली ये सिद्ध करें कि T सबसेट होता है S प्लस टी का, तो उसके लिए एक एलिमेंट T में मान लो और सिद्ध कर दो कि जो T में माना था वो S प्लस टी में भी है। तो वो एक एलिमेंट T में हमने मान लिया Y, माना Y T का है। तो जब Y T का है तो जीरो वेक्टर प्लस Y ये योग कहा जा सकता है कि S प्लस टी का होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड एलिमेंट तो T का है और फर्स्ट एलिमेंट को हम S का एलिमेंट भी कह सकते हैं। ऊपर ज़रूरत पड़ी तो हमने जीरो वेक्टर को T का एलिमेंट कह दिया, यहाँ पर हम इसको S का एलिमेंट कह सकते हैं, तीनों में ही है वो।
जीरो वेक्टर एस में भी है, टी में भी है, वी में भी है। तो जीरो वेक्टर यानी एस का एलिमेंट और वाई यानी टी का एलिमेंट, तो ये योग आ जाएगा एस प्लस टी में, परंतु जीरो वेक्टर प्लस वाई वाई ही होता है, तो वाई बिलोंग्स टू टी, वाई बिलोंग्स टू एस प्लस टी, सॉरी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सही कर दें, एस प्लस टी। तो जो वाई टी का एलिमेंट माना वो वाई एस प्लस टी का एलिमेंट सिद्ध हो गया, तो प्रूव हो गया कि टी इज़ ए सबसेट ऑफ एस प्लस टी। तो क्या प्रूव किया हमने, ये जो इससे पहले हमने थ्योरम की थी वो वही ख़त्म हो गई, ये उसका पार्ट नहीं है, ये हमने अलग से एक बात प्रूव की है जिसको एक थ्योरम की औपचारिकता नहीं दी है। वैसे ही एक पॉइंट लिख दिया है कि जो एस और टी होते हैं वो दोनों एस प्लस टी के सब स्पेस होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये यहाँ प्रूव हुआ। तो इस प्रकार, और पिछली थ्योरम और उससे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन की भी थ्योरम्स हमने प्रूव की थी, उन सब बातों को एक बार दोबारा देखें तो ये बातें निकल के आती हैं कि एस सबसेट होता है एस प्लस टी का और एस प्लस टी सबसेट होता है वी का, टी सबसेट होता है एस प्लस टी का और एस प्लस टी सबसेट होता है वी का। ये ना केवल सबसेट होते हैं बल्कि सब स्पेस भी होते हैं। एस सब स्पेस भी है वी का और एस प्लस टी भी सब स्पेस है और वी मेन वेक्टर स्पेस है। लेकिन जो भी सब स्पेस होते हैं, चाहे मेन वेक्टर स्पेस होते तो मूलतः सेट ही हैं। तो एस से बड़ा यानी एस का सुपर सेट होता है एस प्लस टी और उसका सुपर सेट वी होता ही है। टी अगर सब स्पेस है तो टी का भी सुपर सेट होगा एस प्लस टी और एस प्लस टी का सुपर सेट भी होगा ही। यूनियन की जहाँ तक बात है, यूनियन सब स्पेस होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते। हमने प्रूव किया था कि यूनियन अनकंडीशनल सब स्पेस नहीं होता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यूनियन सब स्पेस होता है, अदरवाइज यूनियन जो है मात्र सेट होता है। लेकिन वो एस का सुपर सेट होता है, एस का सुपर सेट एस यूनियन टी होता है और एस यूनियन टी का सुपर सेट भी होता है। इसी प्रकार टी का सुपर सेट भी एस यूनियन टी होता है और एस यूनियन टी का सुपर सेट भी होता है। और इंटरसेक्शन की जहाँ तक बात है तो इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है ऑलवेज, जब एस और टी सब स्पेस हों। ये सब स्पेस छोटा सब स्पेस होता है, ये खुद सब सेट है एस का और एस सब सेट है वी का। इंटरसेक्शन टी का भी सबसेट है, यानी इंटरसेक्शन तो एस और टी दोनों का सबसेट होगा, जबकि यूनियन दोनों का सुपर सेट होगा और एस प्लस टी भी दोनों का सुपर सेट होगा। ये बातें सब हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसको केवल रिवाइज़ किया है मैंने ताकि एक बार फिर विज़न क्लियर हो कि कौन सा सेट कितना बड़ा होता है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होता है। अब इन सब में एस सब स्पेस है, टी सब स्पेस है, वी मेन वेक्टर स्पेस है, तो एस प्लस टी भी सब स्पेस है और एस इंटरसेक्शन टी भी सब स्पेस है। लेकिन एस यूनियन टी सब स्पेस हो ये ज़रूरी नहीं है, वो मात्र सबसेट हो सकता है। ये बात यहाँ पूरी हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लें, जैसे अभी हमने लीनियर सम डिस्कस किया था तो उसके साथ डायरेक्ट सम एक कंसेप्ट और है, तो वो भी हम पढ़ लें। अनुलोम योग या डायरेक्ट सम क्या होता है? अगर एस और टी वेक्टर स्पेस वी के ऐसे सब स्पेस हैं कि इन दोनों के योग से जो सब स्पेस बनेगा वो सब स्पेस ही नहीं, वो वी के बराबर ही आ जाए। नॉर्मली जो वी वेक्टर स्पेस होगा एस प्लस टी उसका सबसेट होगा और सब स्पेस भी होगा, लेकिन एस प्लस टी इतना बड़ा हो जाए कि वो वी के बराबर ही हो जाए। तो एस और टी ऐसे सब स्पेस हों कि एस प्लस टी जो सब स्पेस बने रैखिक योग वो वी के बराबर आ जाए। इसके अलावा ये एस और टी ऐसे सब स्पेस भी होने चाहिए कि इनमें ज़ीरो वेक्टर के अलावा कोई कॉमन वेक्टर ना हो, यानी इनका इंटरसेक्शन केवल ज़ीरो वेक्टर हो। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो मेन वेक्टर स्पेस वी है ये इन दो सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है, यानी तब वी एस एवं टी का अनुलोम योग कहलाता है। एस प्लस टी तो लीनियर सम कहलाता है और एस प्लस टी अगर वी के बराबर आ जाए और एस और टी के इंटरसेक्शन में केवल ज़ीरो वेक्टर ही कॉमन हो तो फिर वी एस और टी दोनों का डायरेक्ट सम भी कहलाता है। लीनियर सम तो वह है ही, लेकिन डायरेक्ट सम कहलाएगा। तो ये डायरेक्ट सम का कंसेप्ट है। डायरेक्ट सम या अनुलोम योग का एक ये छोटा सा उदाहरण भी
सामने रख दिया है। इस उदाहरण में जल्दी से देख लें क्योंकि ये सब चीज़ें हम जानते हैं और बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। V2 ओवर द फील्ड R वेक्टर स्पेस होता है जहाँ V2 रियल नंबर से बने दो कंपोनेंट वाले सारे वेक्टर्स का सेट होता है। तो ये तो मेन वेक्टर स्पेस है। S जिसमें A0 प्रकार के वेक्टर्स हैं, यानी एक्स अक्ष अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो, और T जिसमें 0B टाइप के एलिमेंट्स हैं। सब स्पेस प्रूव करने की विधि से ये आसानी से प्रूव किया जा सकता है और हमने पहले प्रूव किया भी था कि ये S भी V2 का सब स्पेस है और T भी V2 का सब स्पेस है। तो ये दोनों सब स्पेस हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, A0 प्रकार के, और इसमें 0B प्रकार के होंगे। तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में एक ही होगा, 0 वेक्टर, यानी 0 0। यहाँ पर 0 वेक्टर इस वेक्टर स्पेस का होता है जिसके दोनों कंपोनेंट 0 हों। यही एकमात्र वेक्टर है जिसके दोनों कंपोनेंट 0 हैं, जो S में भी है और T में भी है। तो ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है कि S इंटरसेक्शन T में केवल एक वेक्टर है, 0 वेक्टर। इनमें कॉमन एलिमेंट एक ही है। और हम ये भी देख सकते हैं कि S और T के अवयवों को जोड़ कर अगर हम इनका रैखिक सम बनाएं S प्लस T, तो उसमें V2 के सभी अवयव आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहें कि V2 का अवयव जैसे 2 3, ये V2 का अवयव है, तो ये S प्लस T में कैसे आ जाएगा? 2 0 S का है और 0 3 T का है। तो ये S का अवयव, ये T का अवयव, तो ये एलिमेंट S प्लस T का एलिमेंट हो गया, क्योंकि एक S के अवयव और एक T के अवयव के योग के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, और इस एग्जाम्पल में ये बताया है कि ये जो S और T हैं ये V2 के ऐसे सब स्पेस हैं कि एक तो इनका रैखिक योग V2 के बराबर आ जाता है, यानी V2 के सारे वेक्टर S प्लस T में आ जाएंगे, और दूसरा है इन दोनों सब स्पेसेस में सिंगल एलिमेंट ही कॉमन है, 0 वेक्टर। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो V2 है ये इन दो सब स्पेसेस S और T का डायरेक्ट सम है, अनुलोम योग है। यहाँ पर ये रैखिक आ गया, अनुलोम योग है, इसको अनुलोम पढ़ें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और थ्योरम लीनियर सम और लीनियर स्पान से रिलेटेड प्रूव करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।